दोस्तों वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द यूएस अबॉर्शन केस, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है। यूएसए में लोग बहुत सड़कों पे आ रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ क्लियरेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को भी हम ऐसा करेंगे, पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट the main points of this topic. We will be talking about the Indian legislation, and we will be talking about the pros and cons of this topic, and lastly we will be concluding it. तो इसको हम फटाफट शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब इसके अंदर अबॉर्शन केस के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है विद द रो एंड द वेड जजमेंट। अब ये रो एंड वेड जजमेंट क्या थी? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने एक जजमेंट लेके आई, और उस जजमेंट के अंदर उसने ये कह दिया कि ये जो अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑफ अ मदर। इसमें स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है। इसी की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी स्टेट्स थी, सारे के सारे स्टेट्स के जितने भी ये लॉ थे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कैंसिल होना शुरू हुए। एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से एनफोर्स कर भी सकती हैं, बट कीपिंग द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड मदर इनटू कंसिडरेशन। तो ये कहा गया कि इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ अ मदर टू अबॉर्ट, but it's a, you can say, mixture or of a right of a mother as well as the laws of the state. आगे अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर, यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन लॉज दैट मेड अबॉर्शन इलीगल। यानी जितने भी स्टेट्स के लॉ थे, यानी उनके यूएसए के अंदर के स्टेट्स के लॉ थे जो कि अबॉर्शन को इलीगल मानते थे, सब कैंसिल कर दिए गए। और दोबारा से फ्रेमिंग की बात आई, और अब जब फ्रेमिंग की बात आई तो अब बात आई इस फेटल वायबिलिटी पे। तो सारी बातें अब जाके रुक गई दोस्तों। फेटल वायबिलिटी, व्हाट इज दिस फेटल वायबिलिटी? इस फेटल वायबिलिटी को समझने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये रो कौन है। ये जो रो है, बेसिकली इनका ओरिजिनल नाम है नॉर्मा मैककॉर्वे, नोन विद अ सूडोनेम एज जेन रो। इन 1969 ये थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी अपने तीसरे बच्चे को लेकर, एंड शी वांटेड टू अबॉर्ट द थर्ड चाइल्ड। बट जब वो अबॉर्शन के लिए गई टेक्सास में, तो टेक्सास रूल्स वर नॉट इन हर फेवर, और वो अलाउ नहीं करते थे टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। तो वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए इनके मना कर दिया गया कि अब वो अबॉर्ट नहीं कर सकती। और इससे यहाँ से केस शुरू होता है। 1973 में ये केस आ जाता है कि मदर्स को ये राइट दे दिया गया कि दे कैन अबॉर्ट। Since then, there is a debate in the USA whether it's a right of a woman or not. बेसिकली ये सारा का सारा इशू चल क्या रहा है दोस्तों? ये इशू चल रहा है कि क्या यूएसए में जो मदर है उसको राइट मिलना चाहिए ये वाला कि प्रेगनेंसी वो रोक सके, या फिर बच्चे के साथ ये अन्याय है कि अगर बच्चे के अंदर जान पड़ गई है तो क्या बच्चे को हक नहीं है दुनिया में आने का? तो इन दो कंडीशंस के ऊपर ये पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं है क्या। रो वॉज क्रिटिसाइज। हाँ, जब ये डिसीजन आया तो रो को क्रिटिसाइज भी किया गया। बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आप फैसला तो लेके आ गए कि वुमेन मस्ट हैव राइट, बट इट इज नॉट अ राइट वे टू ब्रिंग इट इनटू इट। ये भी कहा गया कि ये सिविल राइट के फ्रेमवर्क में आ चुका है रादर देन द ह्यूमन राइट्स। इट्स अ केस ऑफ अ ह्यूमन राइट, नॉट ऑफ अ सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज। और इसी के साथ अगर हम देखें तो जून 24 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस केस को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस 1973 वाले केस को स्ट्रक डाउन कर दिया और स्टेट्स को कह दिया कि आप अपने लॉस बना सके। अब क्या होता है, यहां से कंट्रोवर्सी होना शुरू होती है। इस कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ लोग जो कि इन फेवर ऑफ वुमेन है, यानी औरतों के फेवर में है, मदर के फेवर में है, कि मदर की मर्जी है कि वो क्या बच्चे को दुनिया में ला सकती है, उसको पालन पोषण कर सकती है, उसको अपब्रिंग कर सकती है, तो वो उसकी चॉइस है। और कुछ लोग इस फेवर में है कि क्या अगर कोई बच्चा दुनिया में आना चाह रहा है और उसकी अगर धड़कन पड़ चुकी है तो क्या उसको हक नहीं है दुनिया में आने का। तो कुछ लोग इज प्रो लाइफ कि अगर बच्चे की जिंदगी बन चुकी है तो ही मस्ट कम इनटू द लाइफ। और कुछ लोग आर इन द फेवर ऑफ प्रो चॉइस, से इट मस्ट बी चॉइस ऑफ द मदर। इन दोनों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं सारे। अब एक चीज आई थी, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फेटल वायबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस फेटल वायबिलिटी? फेटल वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन फेटस, यानी जो बच्चा है जो कि पेट में है, वोम में है मदर की, इफ दैट fetus is able to survive outside the uterus,
क्या वो मदर की वोम के बाहर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो बाहर सरवाइव कर पा रहा है तो उसको पेट के अंदर उस टाइम मारने का कोई तुक नहीं बनता। सो ये सबसे बड़ी फेटल वायबिलिटी के ऊपर ये केस जुड़ा हुआ है। अब फेटल वायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे, तो 1970s के टाइम पे फेटल वायबिलिटी जो थी दैट वाज समवेयर अराउंड 28 वीक्स। अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो 28 वीक्स इस मिड के आसपास है, तो इट इज समवेयर अराउंड 28 वीक्स। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है साइंसेस की, यही फेटल वायबिलिटी जो है ये 24 वीक्स तक भी आ गई है। सो देर इज अ बिग गैप फ्रॉम 28 टू 24 वीक्स कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमें ये फाइट चल रही है। आगे चलते हैं। Fetal viability is a concern between rights of a mother and an unborn child. It's a fight between pro-life and pro-choice. यानी pro-life और pro-choice के बीच में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लड़ाई है। ये जो जजमेंट है इट वाज ट्रिगर्ड बाय अ केस इन्वॉल्व्ड इन मिसिसिपी। मिसिसिपी में जो केस हुआ था वहां पर इन्होंने मना कर दिया मिसिसिपी में कि अबॉर्शन बियॉन्ड द 15 वीक्स इज इलीगल, यानी 15 हफ्तों के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। वहां से ये बात शुरू हुई 15 हफ्ते। इट वाज अगेन चैलेंज्ड बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो लेटर ऑन जज कार्ल्टन रीव्स ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद आगे क्या होता है, 1919 में रिपब्लिकन गवर्नर ने एक और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल लेके आ गए। और ये क्या रूल लेके आ गए, ये आ गया हर्ट बीट अबॉर्शन लॉ। नाउ व्हाट इज दिस हर्ट बीट अबॉर्शन लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है उसके अंदर धड़कन पड़ जाती है। तो अगर उसके 6 हफ्ते के अंदर उसकी धड़कन पड़ गई तो उसके अंदर मतलब जान आना शुरू हो गई। उसके बाद अगर उसको हम अबॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जो लॉ है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि 6 हफ्ते के बाद आप अबॉर्ट नहीं करवा, मदर्स कैन नॉट अबॉर्ट इट। तो मदर अगर 6 हफ्ते के बाद अबॉर्ट नहीं करवा पा रही तो मदर्स को कंफर्मेशन कब होती है कि शी इज प्रेग्नेंट? उनको कंफर्मेशन होगी जब उनकी फर्स्ट मेंसेस नहीं आएगी। सो आफ्टर मिसिंग ऑफ द फर्स्ट मेंसेस एंड अप टू द 6 वीक्स देयर आर ओनली समवेयर अराउंड 2 वीक्स टाइम टू डिसाइड वेदर टू ब्रिंग अ लाइफ इनटू द यूनिवर्स, इनटू दिस अर्थ और नॉट। तो एक जिंदगी को लाने के लिए बहुत कम टाइम है। सो इट वाज समवेयर अराउंड वेरी मच यू कैन सी न्यूज और कंट्रोवर्शियल ड्यूरिंग दैट टाइम। इसी चीज के ऊपर आगे बात करते हैं। करंट सिचुएशन में क्या हुआ? करंट सिचुएशन में इन सारी चीजों को देखते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जिसमें मदर की चॉइस थी अबॉर्शन की, उसको हटा दिया गया और ये कह दिया गया कि जो स्टेट्स हैं उनकी मर्जी है। अगर कोई स्टेट चाहे तो वो 28 वीक्स पे लगा दे, अगर कोई स्टेट चाहे तो 15 वीक्स पे लगा सकती है, और अगर कोई स्टेट चाहे तो जितने मर्जी पे लगा सकती है, कंसिडरिंग द फेटल वायबिलिटी। तो वो जो चीज है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए के अपने सिर से निकाल के स्टेट्स के सिर पे डाल दिया गया है और वुमेन को ये राइट हटा दिया गया है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860 अबॉर्शन अभी भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 312। Indian Medical Termination of Pregnancy Act 1971 allows abortion up to the 20 weeks, यानी 20 वीक्स की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन हो सकता है, उसके बियॉन्ड अबॉर्शन नहीं अलाउड इंडिया में। तो 20 वीक्स आर समवेयर हियर, ठीक है, यहां तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते। इसके बाद इन 2021 द सीलिंग ऑफ अबॉर्शन वाज समवेयर अराउंड 24 वीक्स। 24 वीक्स तक इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। बट वो 24 तक इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया अगर कोई स्पेशल केस हो, लाइक रेप सर्वाइवर हो उसके लिए, या फिर अगर कोई इंसेस्ट सर्वाइवर हो उसके लिए। इन 2-3 कंडीशंस में ही अबॉर्शन हो सकता है और एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी अबॉर्शन हो सकता है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए अबॉर्शन तभी हो सकता है अगर कहीं मेडिकल कंडीशन, मेडिकल बोर्ड अलाउ कर देता है तो इंडिया में इट इज 20 और 24 वीक्स, और 24 वीक्स के बाद अबॉर्शन इंडिया में इज नॉट अलाउड इफ द बेबी इज हेल्दी। अराउंड द वर्ल्ड अगर बाकी दुनिया के हिसाब से देखें तो बाकी दुनिया में भी 16 कंट्रीज ने अबॉर्शन को टोटली बैन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ कैथोलिक मेजॉरिटीज ने भी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है कि बच्चे की जान आ चुकी है, अब उसको नहीं मारना चाहिए। इंडिया में अगर मैं बात करता हूं कि अगर बच्चे की जान आ चुकी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ राइट्स उस बच्चे के भी हैं, क्योंकि इंडियन कानून
बच्चे को भी हकदार मानता है इन मैनी एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को कुछ इस तरह से मारा जाए ताकि उसकी डेथ हो जाए और वो पैदा ना हो सके, इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन ऑफेंस विच कैन लीड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 315 टेक्स इनटू द कंसिडरेशन कि जो बच्चा है उसके अंदर जान है। सेकेंड, CRPC 1973 section 416, this section of the CRPC states that in case of any woman who is sentenced to death is found to be pregnant, तो उसकी जो डेथ सेंटेंस है वो भी कहीं ना कहीं नेगोशिएट हो सकती है। यानी द इंडियन लॉ ऑल्सो कंसिडर्स दिस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी कि अनबॉर्न चाइल्ड को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। सिमिलरली इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 114, सेक्शन 20 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वाइफ प्रेग्नेंट है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, इंटरस्टेट है, जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी वाइफ एज वेल एज चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर बच्चा आगे फॉरवर्ड, अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो अनबॉर्न चाइल्ड के भी हमारे पास देश में राइट्स हैं। सो इंडियन लॉ ऑल्सो कंसीडर्स दैट इफ देयर इज अ fetus दैट इज द वायबिलिटी और यू कैन से सर्वाइवल, कि बच्चे की सर्वाइवल यानी बच्चे के भी हक हैं जब वो पेट में है। दैट्स इंडियन लेजिस्लेशन। अगर मैं फेवर्स और अगेंस्ट की बात करूं तो फेवर में इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अबॉर्शन की फेवर की अगर मैं बात करता हूं राइट्स की, तो अपहोल्डिंग द इंडिविजुअल कंसाइंस एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन है बच्चे को जिंदगी में लाना, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, उसी की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव चॉइस एम्पावर्स वुमेन। क्या एक औरत को जबरदस्ती कह देना चाहिए, एक मदर को जबरदस्ती कह देना चाहिए कि आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा, ये उसके लिए कहीं ना कहीं ये एम्पावरमेंट के अगेंस्ट होगा। सो वुमेन मस्ट बी गिवन अ राइट कि ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि शी मस्ट गो विद द बेबी और नॉट। नेक्स्ट, फेटल वायबिलिटी अकर्स पोस्ट बर्थ, यानी बच्चा के अंदर जान की बात अगर हम करें तो वो कहीं ना कहीं बाद की बात होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है, ये एक इसके फेवर में है। नो प्रूफ ऑफ फेटल पेन, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो फेटल वायबिलिटी है ये इसकी, क्योंकि कुछ ये भी मानते हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट है कि जब बच्चा 26th वीक में होता है तब जाके उसके पास कॉर्टेक्स और ये जितनी भी इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो उस एज के बाद डेवलप होना शुरू होती हैं। सो उससे पहले बच्चे को कहीं ना कहीं दर्द भी नहीं होता, हेंस इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो बच्चे में जान है। प्रिवेंटिव इलीगल अबॉर्शंस, ये कहीं ना कहीं एक इलीगल अबॉर्शन जो है उनको अवॉइड करेगा इन द यूएस। मदर्स हेल्थ, सबसे बड़ा इश्यू है मदर्स हेल्थ, ठीक है, क्योंकि अगर अबॉर्शंस इलीगल तरीके से करवा रहे हैं तब दिक्कत है, और अगर लीगल तरीके से करवा रहे हैं तो अब हमारी टेक्नोलॉजी उस एडवांस तरीके में दौर में पहुंच चुकी है जहां पर ये कैंसर एंड ऑल अदर थिंग्स कैन बी अवॉइडेड थ्रू द गुड मेडिकल फैसिलिटीज इन अबॉर्शंस। Child's health, abortion gives pregnant women to choose or not to bring the fetuses with the profound abnormalities to the full term। मतलब अगर कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर दिक्कत है तो मदर कहीं ना कहीं पहले ही सोच सकती है क्या उस बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं। प्रिवेंट्स वुमेन एक्सक्लूजन, मतलब अगर किसी लेडी को ये बाद में समझ आती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना एंड इफ शी वांट्स टू ब्रिंग इट इनटू लाइफ, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी दरकिनार कर देगी या फिर कहीं ना कहीं शी विल बी विदाउट जॉब, अनएम्प्लॉयड, विच विल लीड टू द विक्टिम्स ऑफ द अदर काइंड ऑफ वायलेंसेस। रिप्रोडक्टिव चॉइस प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम द फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, अगर रिप्रोडक्टिव चॉइस वुमेन के पास होगी तो फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस से वो इसको बचा सकती है। जस्टिफाइड मीन्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, इट्स अ जस्टिफाइड मीन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अगेंस्ट में इसके कुछ अगर मैं बात करता हूं तो फिटस फील द पेन, वही चीज कि हम ये मानते हैं कि यार 20 हफ्तों के बाद कहीं ना कहीं फिटस के पास एक दर्द फील करने की बात आ जाती है। इवन जो यूएसए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बाइबल्स की अगर हम बात करते हैं तो बाइबल ने भी एक बच्चे को तब अकॉर्डिंग टू बाइबल ये कहते हैं कि बच्चा जब जैसे ही कंसीव होता है वैसे ही भगवान उसको अपना लेता है। सो इवन बाइबल एंड द गॉस्पेल्स आर नॉट इन फेवर ऑफ दीज अबॉर्शंस। अबॉर्शन कॉज साइकोलॉजिकल डैमेज,
एंड अबॉर्शन ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ अडॉप्टेबल बेबीज, कि अब जो अबॉर्शन है वो भी नंबर ऑफ बेबीज जो है इनको रिड्यूस कर देता है. Cases of selective abortion which leads to discrimination. Abortion as a form of contraception. In some mothers can use it as a contraception, this abortion process. Morality put to the question. If women become pregnant, they should accept the responsibility with respect to the child, producing child. These are the some of the points. And abortion promotes throwaway culture, यानी abortion also promotes the throwaway culture कि human life has very little value in this context. So ये कुछ points हैं, those are against, and we have also discussed some points which are in favor. इसके अलावा कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूं, इट इज अ डिबेट ऑफ प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ. प्रो चॉइस मींस, प्रो चॉइस का मतलब यह है कि वुमेन की चॉइस वेदर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और नॉट, एंड प्रो लाइफ मींस क्या बच्चे को इतना हक नहीं है कि वो इस दुनिया में आना चाहिए. इट इज द ह्यूमैनिटी ऑफ बोथ मदर एंड द फेटस. सो इन दोनों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि चल रहे हैं एट प्रेजेंट यूएसए में, और इन्हीं आर्गुमेंट्स के ऊपर हमारा आज का टॉपिक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा फ्रेंड्स. कमिंग विद न्यू टॉपिक्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. विद दिस आई कंक्लूड माय टॉपिक. थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट.